वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ये हमने स्टार्ट कर दिया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हमने काफी गहराई के साथ में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो पहली यूनिट है स्टूडेंट क्लाइमेटोलॉजी, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है एटमॉस्फेयर, इसको हम पढ़ रहे हैं। एटमॉस्फेयर समझिएगा, एटमॉस्फेयर को बेटा हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, यानी जो हमारा वायुमंडल है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वायुमंडल, वायुमंडल में क्या क्या मिलता है इसकी हमने चर्चा करी थी। हमें तीन चीजें मिलती है, एक तो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे गैसें मिलती हैं, नंबर 2 पे वाटर वेपर, देन हमको डस्ट पार्टिकल्स। तो बेटा यहाँ पे हमने जो है गैसेस को पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने कल आपको ओरिजिन के बारे में बताया था। वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग इसका प्लीज फर्स्ट लेक्चर देखें, तभी जाके सेकंड लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इंडियन, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। यहाँ पे स्टूडेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम क्लाइमेटोलॉजी और उसमें जो फर्स्ट हमारा चैप्टर एटमॉस्फेयर, इसको पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो बच्चे जो कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के हैं, उनको भी सहूलियत हो, इसीलिए हम जो है उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है आप लोगों के लिए वो ये है कि एटमॉस्फेयर में हमने जो है गैसेस को पढ़ा था। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ये हमारा पहला चैप्टर एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। वायुमंडल, तो ये हमारा पहला चैप्टर है जिसको हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन हमने देखा था कि इसमें हमको क्या क्या मिलता है। देखो एटमॉस्फेयर जो है पृथ्वी का, समझिएगा, दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी है। अवर अर्थ इज ऑफ कोर्स स्फेरिकल फॉर्म, वैसे परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो गोलाकार हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, इसका एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ लाइक अ एनवेलप, है ना, जो वायुमंडल है पृथ्वी का, ये एक एनवेलप की तरह है जो कि इससे बंधा रहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज काइंड ऑफ एनवेलप दैट इज हेल्ड टू द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे ना, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो हमारा वायुमंडल है ये पृथ्वी से बंधा रहता है। अब इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। कल हमने कंपोजिशन देखा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमको क्या मिलता है, कंपोजिशन, कि हमको क्या क्या मिलता है। तो बेटा यहाँ पे हम गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, गैसों में भी हमने जो है यहाँ पे नाइट्रोजन को बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लिया था। यहाँ पे हम जो है नाइट्रोजन को बेटा बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नाइट्रोजन के रिगार्डिंग यहाँ पे देखे थे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे बेटा हमने नाइट्रोजन को कल देखा था। अब आज जो है हम यहाँ पे आगे बढ़े। नाइट्रोजन को कल हमने पढ़ा था स्टूडेंट, पहली गैस जो हमारी नाइट्रोजन है इसके बारे में हमने पढ़ा था। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे हमने प्रकाश डाला था, सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको हमने ये भी कहा था इनको लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में स्टूडेंट हमने ऑक्सीजन को पढ़ा था, ऑक्सीजन को काफी गहराई के साथ में हमने देखा था। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ा था काफी गहराई के साथ में। कल के लेक्चर को जरूर देखिएगा जिन बच्चों ने नहीं देखा है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओजोन को। ओजोन, अब हेडिंग डालिए स्टूडेंट, ओजोन। यहां पे आपकी हेडिंग होनी चाहिए ओजोन। ओजोन को हम लोग पढ़ेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मुख्य बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओजोन, इसका जो बेटा अमाउंट, दिस गैस कवर्स ना 0.0006% वॉल्यूम ऑफ अवर एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अवर एटमॉस्फेयर। तो हमारे पृथ्वी का 0.0006% जो वॉल्यूम है ये कवर किया जाता है ओजोन गैस के द्वारा, है ना। दिस गैस एक्ट्स एज फिल्टर, समझिएगा बेटा। जो ओजोन है इसका बहुत ही कम क्वांटिटी है, बहुत ही कम मात्रा है
और इसकी मात्रा कितनी है 0.0006%। इसको एक बार चेक भी करिएगा आप सभी के सभी बच्चे जितने भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको बेटा देखिएगा, ठीक है। पुराना डेटा दिमाग से आया है कि ये इतना अमाउंट है। दिस एक्ट इज द फिल्टर, ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह बेटा काम करती है। दिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड, दिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ये बेटा जो है एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, सुरक्षा कवच। ये पॉइंट समझ में आ गया था कि ये हमारे वायुमंडल का इतना आयतन घेरती है, 0.006% आयतन घेरती है। वो बच्चे जो हिंदी मीडियम थे बेटा यहां लिख लीजिएगा, ये कितना आयतन कवर करती है, जो 0.006%। यहां पे देखिए दिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, यानी ये सुरक्षा कवच, ये सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, सुरक्षा कवच। तो बेटा ये सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, याद रहे। दिस एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फील्ड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। तो बेटा ये सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और हमको यूवी रेडिएशन से बचाती है। यूवी रेडिएशन का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमको बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपको पता है, यूवी रेडिएशन मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, तो बेटा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमको ये बचाती है। यूवी रेडिएशन काफी खतरनाक है, इसकी काफी ज्यादा हाई एनर्जी होती है। अगर हमारे शरीर पे यूवी रेडिएशन सीधा पड़ जाए तो हमारी जो स्किन है वो जल जाएगी और हमें कैंसर हो जाएगा, है ना। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, तो ये समझिए कि ये पैरा बैगनी किरणों से हमको बचाती है, पैरा बैगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, रक्षा करती है, रक्षा प्रदान करती है। तो ये समझिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमको पैरा बैगनी किरणों से बचाती है, ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मिलती हमको कहां है, ओजोन। ओजोन हमें मिलती किधर है समझिए, ओजोन फाउंड इन लोअर लेयर, लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, समझ रहे ना। हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर। तो बेटा ये जो समताप मंडल की निचली सीमा में मिलती है, समताप मंडल की निचली सीमा में, समताप मंडल की निचली सीमा में मिलती है। समताप मंडल की बेटा निचली सीमा में मिलती है गैस, हमको समझ रहे ना। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है समताप मंडल है, उसकी निचली सीमा में हमको मिलती है। आगे स्टूडेंट देखिए क्या है ना, आगे देखिए स्टूडेंट क्या है कि द डेंसिटी ऑफ ओजोन, द डेंसिटी ऑफ ओजोन, ओजोन की बेटे जो डेंसिटी है, सांद्रता है, द डेंसिटी ऑफ ओजोन इज measured by the Dobson unit, डेंसिटी ऑफ ओजोन इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। इसकी बेटा जो सांद्रता है वो डॉप्सन इकाई के द्वारा, सांद्रता वो डॉप्सन इकाई के द्वारा, डॉप्सन इकाई के द्वारा नापी जाती है। इसकी जो सांद्रता है वो डॉप्सन इकाई के द्वारा नापी जाती है, मापी जाती है। तो ये पॉइंट स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो इसकी जो डेंसिटी है उसको मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट के द्वारा। आगे क्या है,
आगे देखिए स्टूडेंट कि जो ये गैस है ये एक्चुअली बनती है हमारे एटमॉस्फेयर में। दिस इज एन स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आप लोग जानते हो। दिस गैस इज एन स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का ही एक स्पेशल फॉर्म है। मतलब यहाँ पे जो है ना O2 यानी ऑक्सीजन, इसमें एक और जो है O मॉलिक्यूल जब मिल जाता है तो ये बन जाता है हमारा O3 और यही है ओजोन। तो ये बनती है, ये नेचुरल प्रोसेस है बेटा, ये नेचुरली बनती है, ये नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में बनती है। ठीक है ना। इस नेचुरल प्रोसेस में जब किसी भी तरीके की व्यवधान आ जाता है तब फिर जो है आपको बताना चाहेंगे कि O3 का डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब ओजोन यहाँ पे ओजोन क्षरण स्टार्ट हो जाता है। अब देखो जो गैसेस हैं, गैसेस लाइक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और यहीं पे स्टूडेंट है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, समझेगा। नाइट्रस ऑक्साइड ये बेटा जो है काफी ज्यादा नुकसानदायक है ओजोन के लिए, और ओजोन इससे डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है जब ये पोल्यूटेंट, आप समझिएगा, when these pollutants depleted in, when these pollutants disintegrate in atmosphere, जब ये एटमॉस्फेयर में डिसइंटीग्रेट होते हैं, when these pollutants disintegrate इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बेटा जब ये पोल्यूटेंट डिसइंटीग्रेट होते हैं तो इनसे जो है एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल निकलता है ना। व्हेन दीज पोल्यूटेंट डिसइंटीग्रेट इन एटमॉस्फेयर देन एक्टिव Cl मॉलिक्यूल रिलीज्ड, तब बेटा एक्टिव Cl मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये एक्टिव क्लोरीन देखो ऐसा है, CFC HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें जब एटमॉस्फेयर में टूटती हैं, हमारे वायुमंडल में इनका जब विघटन होता है तब स्टूडेंट यहाँ पे सक्रिय क्लोरीन जो है वो निकलती है, एक्टिव क्लोरीन निकलती है, और ये बात आप यहाँ पे समझिए। और ये एक्टिव क्लोरीन जो है यही बहुत ज्यादा नुकसानदायक है ओजोन के लिए, है ना। एक्टिव क्लोरीन इज नोन एज कैंसर फार, देखो एक्टिव Cl molecule known as cancer for the ozone है ना। एक्टिव Cl मॉलिक्यूल नोन एज कैंसर फॉर द ओजोन, तो ओजोन के लिए बेटा जो ये Cl मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, ये कैंसर की तरह काम करता है। और आपको बताना चाहेंगे एक एक्टिव क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है Cl, जो Cl एक मॉलिक्यूल है, ये 10,000 मॉलिक्यूल को खराब कर देता है क्लोरीन के, ओजोन के। वन एक्टिव Cl मॉलिक्यूल, यहां पे पॉइंट लिख लीजिए, लिखा देते, वन एक्टिव Cl molecule, one active Cl molecule can destroy 10,000, देखो कितना है, 10,000 molecule of ozone,
तो बेटा 1 एक्टिव Cl मॉलिक्यूल कैन डिस्ट्रॉय 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो एक Cl का मॉलिक्यूल मतलब एक सक्रिय क्लोरीन का मॉलिक्यूल 10,000 मॉलिक्यूल्स को खराब कर देता है ओजोन के। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसी की वजह से ओजोन होल हो जाता है। ओजोन होल यानी ओजोन गड्ढा ये हो जाता है। तो सक्रिय जो क्लोरीन है, सक्रिय क्लोरीन, सक्रिय क्लोरीन, सक्रिय क्लोरीन की वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे स्टूडेंट इसमें देखिए क्या है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। CFC जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी तरीके से HFC क्या है, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। तो ये समझिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 जानते ही हो आप लोग। तो ये नुकसानदायक है किसके लिए, ओजोन के लिए। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को भी स्टूडेंट आप लोग समझ लीजिए। ग्रीन हाउस गैसेस ये पूछा जाता है आप लोगों से, ग्रीन हाउस गैसेस ये आपसे पूछ लिया जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पे कुछ नेचुरली ग्रीन हाउस गैसेस जैसे वाटर वेपर है, ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। एज ऑफ नाउ इस समय सबसे ज्यादा पृथ्वी पे ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन डालता है, तो H2O। पर ये नेचुरल चीज है, इसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। खतरे वाली जो चीज है वो है आपका CO2। इसी तरीके से CH4 और NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बेटा जो है ये नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में। HFC जो है, HFC ये मैन मेड पोल्यूटेंट है और ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है। HFC CFC ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट डालता है, समझ रहे ना। तो ये इतनी गैसें याद रखना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर आपको बताना चाहेंगे, जो जलवाष्प है इसको समझ लीजिए, जलवाष्प। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जलवाष्प ही है, वाटर वेपर ही है, तो इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ लेते हैं, अलग से पढ़ लेते हैं। देखो वाटर वेपर समझो, यहां पे वाटर वेपर, वाटर वेपर, जल वाष्प, जल वाष्प, इसको पढ़ लेते हैं। वाटर वेपर हमको कहां मिलता है समझ लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा वाटर वेपर जो है, अब ये हमारी पृथ्वी है, यहां पे देखो, यहां देखो, समझा, ये हमारी पृथ्वी है और ये इक्वेटर है जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, और ये जो है 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में। ये जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। इसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रीजन। तो यहां पे क्या होता है कि सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए वाटर कंटेंट बेटा यहां ज्यादा होता है, जलवाष्प यहां ज्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में यहां जलवाष्प ज्यादा होता है, अप टू 4% तक होता है, ठीक है ना। फिर यहां से जितना ऊपर जाओगे, इधर उधर जाओगे, ये एटमॉस्फेयर में कम होता जाएगा। तो बेटा ये बातें समझिए। और क्लाइमेट को बनाने में, निर्धारण में जलवाष्प का बड़ा रोल है ना, ये बातें समझिए। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे अब हम आगे पढ़ेंगे पार्टिकुलेट्स को, या एक पॉइंट जलवाष्प में लिख लीजिए, हेडिंग आपने लिखा है क्लाइमेटिकली वाटर वेपर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल
important role to determine climate of any region। किसी भी जगह की जो जलवायु है इसके निर्धारण में वाटर वेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है ना। मतलब जलवायु बनाने में, जलवायु, देखो जलवायु निर्धारण सही है ना। निर्धारण में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जलवायु के निर्धारण में बेटा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात यहां समझिए, ठीक है ना। मतलब जलवायु किसी भी जगह की जो है उसके निर्धारण में जलवाष्प का एटमॉस्फेयर में जो है होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब हमारे देश में बरसात का समय आता है उस समय एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा जलवाष्प होती है, तो उस समय हमारा पसीना जल्दी से सूखता नहीं है, हम बहुत स्टिकी महसूस करते हैं, बहुत बेचैनी। इस समय मई जून है, मई जून में उतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी कि आपको दिक्कत होती है जुलाई और अगस्त में। क्यों? उस समय जलवाष्प की मात्रा ज्यादा एटमॉस्फेयर में होती है, तो हमें बहुत समस्या करता है। ये पॉइंट आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्टिकुलेट्स। यानी हम लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं कण। ये बात हमने आपको बताई थी, 3 पार्ट में पढ़ेंगे, गैसों को पढ़ेंगे, जलवाष्प को पढ़ेंगे, फिर आगे स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकुलेट्स। तो इसमें देखिए स्टूडेंट क्या है पार्टिकुलेट्स, हमको काफी तरीके के धूल कण मिलते हैं, जैसे वो चाहे वो धुएं का कोई कण हो सकता है, धूल कण हो सकता है, या इसके अलावा वो पोलन हो सकता है, पराग हो सकता है, पराग कण जो होता है, या इसके अलावा स्टूडेंट जो वोल्केनिक आस है, मतलब जिस समय ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय जो धुआं निकलता है वो राख हो सकती है। तो ये धूल कण बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन आपको बताना चाहें ये धूल कण बड़े इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलेट्स are playing important role in the cloud formation. मतलब स्टूडेंट ये है कि जो बादल बनाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बादल बनाने में है ना। पार्टिकुलेट्स acts as hygroscopic न्यूक्लियाई, है ना। देखिए पार्टिकुलेट्स एक्ट एज द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, therefore these are playing pivotal role in cloud formation. मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये जो पार्टिकुलेट्स हैं यानी जो कण हैं ये काम करते हैं आर्द्रता ग्राही के रूप में। आर्द्रता ग्राही के रूप में बेटा ये काम करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। इसलिए ये बादल बनाने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
ये आर्द्रताग्राही क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है सर, इसको समझाइए, इसको समझाते हैं। देखिए ऐसा है, हमारा जो वायुमंडल है ना, उसमें इस तरीके से ये धूल कण पड़े होते हैं, फैले होते हैं। इस तरीके से धूल कण जो है वो पड़े होते हैं। इस तरीके से ये ब्राउनियन मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, ये इस तरीके की जो है ये गति करते, धूल कण इस तरीके से फैले होते हैं। अब ये धूल कण जो है इसमें पराग कण हो सकते हैं, पोलेंस हो सकते हैं ना, वॉल्केनिक आस हो सकती है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो राख निकलती है वो हो सकती है, डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ये सब मिला के बेटा ये बनते हैं आपके पार्टिकुलेट्स। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, मतलब ये कोई धूल कण है, यहाँ पे ये कोई धूल कण है, यहाँ पे कोई धूल कण है, यहाँ पे कोई धूल कण है, ये धूल कण है, ये धूल, ये बेटा आर्द्रताग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। अपनी तरफ बेटा जो छोटी छोटी एरोसोल्स होती है, एरोसोल्स मतलब जो बहुत ही स्मॉल वाटर है, बहुत ही छोटी बूंद है पानी की। एरोसोल्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही बारीक जो बूंद है पानी की, उसको ही अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से। और ये छोटी छोटी बूंदें इस तरीके से आती हैं इन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरफ और बड़ी हो जाती हैं, समझिए, इस तरीके से आती हैं और बड़ी हो जाती हैं, इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से और बड़ी हो जाती है। इससे क्या होता है कि बड़ी बूंद बन जाती है और इसी से बन जाते हैं क्लाउड्स, बादल। और ये बड़ी बूंद एक समय पे इतनी बड़ी हो जाती है कि इसको बादल रोक नहीं पाते, ये गिर जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेन, ऐसी बरसात होती है। तो ये बेटा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई दे आर फंक्शनिंग एज अ, है ना, डस्ट पार्टिकल्स आर फंक्शनिंग एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, देयरफॉर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं बादल बनाने में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यानी आर्द्रताग्राही शंटर की तरह काम करते हैं, आर्द्रताग्राही शंटर, आर्द्रता आर्द्रता ग्राही, आर्द्रताग्राही केंद्र, आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं। आर्द्रताग्राही केंद्र आपको समझ में आया होगा, आपको बता दिया, समझा दिया। अब आगे देखिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। एक दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा बेटा, ये जो पार्टिकुलेट्स हैं, पार्टिकुलेट्स particulates are causing